बोलो जय श्री राम। जय श्री राम तो हम खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलोगे। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज वाले देशों में से एक है। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लेकिन हर साल लाखों लोग बाहर जाकर पढ़ाई करना, काम करना और सेटल होने का फैसला लेते हैं। तो सवाल है, ऐसा क्यों? ये बेशर्म सरकार, नीच सरकार, ये इस्तीफा दे देंगे चाहे पूरा भारत मर जाए। 13 महीना लगा दिया, 700 किसान मर गए। अगर ये देश जिंदा नहीं होगा तो इस देश के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। कभी मेरा बच्चा, कभी आपका बच्चा, कभी मेरे पिताजी, कभी आपके पिताजी, हमेशा यही होगा। और इस देश को अगर कोई जिंदा कर सकता है तो इस देश की मूर्ख जनता, नपुंसक जनता, कायर जनता, इसको मर्द बनना ही पड़ेगा। लाखों राजू तलवार, लाखों सोनम वांगचुक, लाखों भगत सिंह पैदा करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। क्या एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर को उसके टैक्स का वाकई रिटर्न मिलता है? सरकारी कर्मचारी जितने हैं इनकी तनख्वाह आधी कर देनी चाहिए। बताइए, एक आदमी मर रहा है और सरकारी कर्मचारी एसी कमरे में बैठ के देश का नौटंकी कर रहा है। क्या बढ़ती सोशल पोलराइजेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लोगों के फ्यूचर को लेकर उनकी सोच बदल रही है? क्या डेवलपमेंट के दावे और आम आदमी की जिंदगी के बीच का गैप अभी भी मौजूद है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी या उसके नैरेटिव को प्रूफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज के जरिए एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों इतने सारे इंडियंस अपना फ्यूचर किसी और देश के अंदर देख रहे हैं? और अगर ये ट्रेंड बढ़ता रहा तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत की पॉपुलेशन को नहीं बल्कि उसके टैलेंट, फ्यूचर और उसके इनोवेशन को भी हो सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सोचिए, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है और उस सैलरी तक पहुंचने से पहले ही उसका एक बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में चला जाता है। फिर जब आप सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदते हो तो आप उस पर जीएसटी देते हो। जब आप अपने घर से ऑफिस जाने के लिए अपने व्हीकल में फ्यूल भरवाते हो तो आप टैक्स देते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर रेस्टोरेंट के बिल तक, मतलब हर जगह किसी न किसी फॉर्म में टैक्स देते हो। तो अब सवाल यह है कि एक आम भारतीय टैक्स पेयर पूरे साल भर इतना ज्यादा टैक्स देता है तो उसके बदले उसे क्या मिलता है? इंडिया में मिडिल क्लास को इकोनॉमी की बैकबोन कहा गया है। ये वही लोग हैं जो रोज काम पर जाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और सरकारी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसी मिडिल क्लास पर आज सबसे ज्यादा प्रेशर है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ईएमआई, घर का खर्चा, स्कूल की फीस, हेल्थ केयर का खर्चा और रोजमर्रा की जरूरतें पहले ही बजट को कमजोर कर देती हैं। और कमाल की बात यह है, ये जितने भी खर्चे मैंने अब तक गिनवाए हैं इन सब पर भी टैक्स देना पड़ता है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा जाता है कि मिडिल क्लास के बजट में क्या है तो वो वहाँ पर आंसरलेस हो जाती हैं। कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की जो कि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूँ, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। अब मुद्दे पर आते हैं। इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी का असर हर दिन महसूस होता है। चाहे कोई छोटी सी चीज खरीदनी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो या घर बनाने के लिए कोई सामान, हर बिल पर जीएसटी लग जाता है। फ्यूल टैक्स का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहा बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। क्लियर टैक्स की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें यह साफ साफ लिखा है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत का आधे से भी ज्यादा यानी 55% हिस्सा तो सिर्फ टैक्स ही होता है और डीजल की कीमत का ठीक आधा हिस्सा 50% टैक्स होता है। मतलब पेट्रोल पर तो सिर्फ आधा % टैक्स ही जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास आदमी की जेब पर पड़ता है। अगर एक नागरिक टैक्स दे रहा है तो उसे उम्मीद है कि उसके बदले उसे क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज मिलेंगी, उसे अच्छे सरकारी अस्पताल मिलेंगे, मॉडर्न स्कूल मिलेंगे, साफ सड़कें मिलेंगी, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और एफिशिएंट सिविक फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई जगहों पर अलग अलग नजर आती है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। लाइव हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि एक सरकारी अस्पताल में एक नर्स के भरोसे
40 मरीज। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये साफ तरीके से लिखा है कि उत्तराखंड में 2959 सरकारी स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। अब एक बात आप खुद सोचिए और बताइए, जब मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे तो भारत के सरकारी स्कूलों की हालत क्यों ही सही होगी। और इसी वजह से कई सारे टैक्स पेयर्स को प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर अलग अलग पैसा खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग यही कहते हैं कि हम एक ही सर्विस के लिए बार बार पैसा खर्च कर देते हैं, पहली बार टैक्स के रूप में और दूसरी बार प्राइवेट फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। लेकिन जब टैक्स पेयर को अपनी कंट्रीब्यूशन का असर अपनी रोज की लाइफ में कम देखने को मिलता है तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। और जब डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है तो वो सिर्फ सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता बल्कि अपना फ्यूचर कहीं और ढूंढने लगता है। और इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंडियन मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स देने के लिए बना है? एक देश सिर्फ अपनी इकोनॉमी से मजबूत नहीं होता। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, जीडीपी ये किसी भी नेशन की असली पहचान नहीं होती। एक देश जब मजबूत बनता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हों, जब अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और सोच वाले लोग एक साथ मिलकर अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन जब सोसाइटी धीरे धीरे बढ़ने लगे और जब मुद्दा हम वर्सेस वो हो जाए तो सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं रहता बल्कि सवाल देश के सोशल फैब्रिक का भी बन जाता है। आज इंडिया में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोला जाए तो कुछ ही देरों में पॉलिटिकल डिबेट्स, रिलीजियस आर्गुमेंट्स और हेटफिल्ड कमेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। हर प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ अपनी बात नहीं रखते बल्कि एक दूसरे को गलत साबित करने में नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर पब्लिक डिबेट्स कुछ ज्यादा ही इंटेंस हुई हैं। कई पॉलिटिकल स्पीचेस में, टेलीविजन डिबेट्स में और सोशल मीडिया कैंपेन्स में रिलीजियस आइडेंटिटी एक मेजर टॉपिक बन गई है। डेमोक्रेसी में अलग अलग ओपिनियन नॉर्मल है, लेकिन जब आइडेंटिटी डिस्कस हर इश्यू पर डोमिनेट करने लगे तब एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर ये सारे मुद्दे पीछे छूटने लगते हैं। हाल ही में हुई इस घटना को आप देख सकते हो, जिसमें इन भाई साहब का कहना है कि पहले JSR का नारा लगाओ फिर तुम्हें खाने को मिलेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। देखो, मैं इस चीज को लेकर दो बातें कहना चाहूंगा। पहली, भूखे को खाना खिलाते वक्त उसका धर्म नहीं देखा जाता, और दूसरा, हर किसी को सामने वाले की दाढ़ी, टोपी, जाति, पगड़ी देखकर ही अपना धर्म याद आता है। मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट जो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या होना चाहिए? अच्छी एजुकेशन, जॉब और स्टेबल फ्यूचर। लेकिन जब पब्लिक डिस्कोर्स का बड़ा हिस्सा रिलीजन और आइडेंटिटी के आसपास घूमने लगे, तब जाकर कई यंग लोगों को यह एहसास होता है कि उनके रियल इशू हेडलाइन ही नहीं बन पा रहे हैं। और हेडलाइन क्या बन रही है? इधर दंगा उधर दंगा, मोदी जी की छोटी बहन कौन है, मोदी जी की सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब जो दिखाने का है वो मत दिखाओ। बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया। नीट के बाद जब टेट का पेपर लीक हुआ तो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। इसलिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। अरे जब पेपर लीक नहीं रोके जा रहे तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देश में न जाने हो क्या रहा है। मेन बात पता है क्या है? आज के यूथ की प्रायोरिटीज पिछली जनरेशन से बिल्कुल ही अलग हैं। वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं। इसलिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं और पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब एक सवाल और उठता है, इंडिया से जो लोग फॉरेन शिफ्ट होते हैं, क्या वो सिर्फ सैलरीज के लिए शिफ्ट होते हैं? इसका सवाल अभी भी बाकी है। सुबह के 9 बजे किसी भी बड़े इंडियन सिटी का ट्रैफिक देख लीजिए। हजारों गाड़ियां एक ही रोड पर घंटों तक रेंगती हैं। लोग अपने ऑफिस जाने से पहले ही थक जाते हैं। यहाँ तक के एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है। NDTV का 2 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ लिखा है, उत्तर प्रदेश में एक आदमी अपनी बेटी को गोद में लेकर भागा जब एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। अब और मेन मुद्दों पर चलते हैं। ट्रैफिक के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। हर साल सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया के कई सारे शहर एयर क्वालिटी में डेंजरस लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मास्क किसी पैंडेमिक की वजह से नहीं बल्कि पोल्यूटेड एयर की वजह से पहनने पड़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखिए, जिसमें यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने वार्न किया है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में लाखों लोगों के लिए सर्दी का मौसम मास्क पहनने, गले में जलन, आंखों में चुभन, यहाँ तक के सांस लेने में भी हानिकारक हो सकता है। डेवलपमेंट का असल मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता बल्कि लोगों को हेल्दी एनवायरमेंटल प्रोवाइड करना भी होता है। साफ बात समझो, टैक्स हर चीज पर है। यहाँ तक कि ये जो किताबें मेरे पीछे रखी हैं, इन पर भी टैक्स है।
मैंने नई गाड़ी ली, मैंने टैक्स दिया। मैं जब नेशनल हाईवे पर निकला, मैंने टोल टैक्स दिया। अब उस रोड टैक्स के बदले मुझे कितनी अच्छी रोड्स मिल रही हैं। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, मॉनसून की पहली बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक्स पर गड्ढे बन गए, जिसके बाद MSRDC ने मरम्मत का आदेश दिया। आपने, मैंने और हम सब ने मिलकर इतना सारा रोड टैक्स दिया, जिसके बदले हमें ऐसी रोड्स मिल रही हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस तक सीमित नहीं रहता। एक देश की क्वालिटी उसके स्कूल्स और हॉस्पिटल से मापी जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने करोड़ों लोगों का इलाज किया है। इमरजेंसी सिचुएशन में उनका रोल काफी बड़ा होता है, लेकिन कई जगहों पर सुविधा की कमी होने के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। जागरण की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ लिखा है, उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल के हाल, बिजली गई तो ऑक्सीजन मशीन के लिए नहीं चलाया जनरेटर, बुजुर्ग महिला की हो गई मौत। अब बात समझो, दवाइयों पर भी टैक्स है और जो ऊपर से बिल बनकर आएगा उस पर भी GST है, जिसके बाद भी हमें ऐसी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर अगर सवाल उठ जाता है, जब लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वो आखिरकार कंपेयर किस चीज से करते हैं? कई डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हैवी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो लोग अपने देश की पब्लिक सर्विसेज की खूब तारीफ करते हैं। आज इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में से एक है। एक इकोनॉमी जब भी ट्रूली डेवलप्ड मानी जाती है जब उसकी डेवलपमेंट का असर आम नागरिक की डेली लाइफ में भी दिखाई दे। किसी भी देश की तरक्की जब होती है जब उसके सिटीजन सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डिग्निटी, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सके। मैंने डिटेल्ड में इतना कुछ समझा दिया है, तो अब मुझसे मत पूछना कि लोग भारत क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं आने वाले समय में ऐसे ही देश के मुद्दों पर बात करता रहूंगा।